नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। त्रासदी राजनीति के लिए यूनिवर्सल चार्जर की तरह है। जहां भी समस्या हुई वहां राजनीति अपना भविष्य देख ही लेती है, फिट होकर चार्ज होना शुरू भी हो जाती है। भूकंप आया तो समझिए नेतागिरी की बाढ़ भी आएगी। और भूकंप के बाद जिस तरह से हल्के हल्के झटके आते हैं, जिन्हें आफ्टर शॉक्स कहते हैं, उसी तरह राजनीति भी आफ्टर शॉक्स देती है। ऐसे ही कम तीव्रता वाले आफ्टर शॉक्स आजकल दे रहे हैं बीजेपी नेता सुशील मोदी। सुशील मोदी जी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार केंद्र को त्रासदी की गलत रिपोर्ट दे रही है। 2 दिन पहले तक केंद्र और राज्य एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, इसलिए समझना मुश्किल है कि भूकंप के झटके में संबंध कैसे कमजोर हो गए। और मान लीजिए कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को गलत रिपोर्ट दे भी रही है, तो उन बयानों का क्या करेंगे जो 2-3 दिन पहले राजनाथ सिंह और नीतीश कुमार एक दूसरे की सरकारों के विषय में दे रहे थे। अब उन बातों या बयानों के मलबे को ढूंढा जाएगा और 2 दल एक दूसरे को घोर मानवता विरोधी साबित कर देंगे। वही दल जो कुछ घंटे पहले एक दूसरे को संवेदनशील मान रहे थे, उन्हें अचानक दूसरे दल में मानवता विरोधी तत्व नजर आने लगते हैं। दरअसल दलों का व्यवहार भी भूकंप की तरह ही है। जिस तरह भूकंप के विषय में कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकता, उसी तरह राजनीति में भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने रिक्टर स्केल पर कौन सा नेता बयानबाजी करेगा। हाँ, यह है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि आशंका के साथ राजनीति, त्रासदी और खबर तीनों साथ साथ चलते रहेंगे और हर कोई खुद की तस्वीर ही बेहतर बनाने में जुटा रहेगा। नेपाल से तस्वीर आई है कि कुछ लोग गिरे हुए टावर के पास भी सेल्फी ले रहे थे। आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जमाना तमाशे का है। बोकारो में भी देखिए 20,000 लोगों की जिंदगी का तमाशा बन गया है। उस पर भी आज बात करेंगे। तो इसी तमाशे पर किसी ने लिखा है, जो आपसे शेयर करना चाहेंगे, कि अपने दर्द का बयां कभी ना करना, बन जाएगा तमाशा। अपनी ही गमों से लोग हैरान हैं, अपनों की करतूतों से परेशान हैं। किसी इंसान को कुदरत हीरे की तरह तराश दे अलग बात है, इंसानों ने कभी किसी को नहीं तराशा। तो इसी नोट पर शुरू करते हैं आज का डीएनए की शुरुआत एक ऐसी खबर से करेंगे जो बताता है कि समस्या सिर्फ प्रकृति को लेकर नहीं आती, बल्कि व्यवस्था की उपेक्षा अगर हो तो लोग समस्या से घिर सकते हैं। नेपाल की खबरें आप चारों तरफ देख रहे होंगे। भारत में भी क्षति हुई है, बिहार में भी क्षति हुई, पर हम झारखंड के बोकारो आपको ले चलना चाहेंगे, जहां समस्या 20,000 लोगों के लिए बनी हुई है। बोकारो स्टील प्लांट के आसपास 19 गांव के लोगों पर एक खतरा मंडरा रहा है। पहले एक रिपोर्ट देखिए। बोकारो में हजारों लोगों की जान खतरे में है। संकट सिर्फ 1-2 गांव के लोगों पर नहीं, बल्कि 19 गांव के लोगों के सर पर मौत मंडरा रही है। पल पल समस्या के बड़े होने के खतरे के बीच लोग किसी तरह रहने को मजबूर हैं। दरअसल बोकारो स्टील प्लांट से जो ऐश बाहर निकलता है, उससे ऐश का पहाड़ बन चुका है। लगातार निकल रहे ऐश से अब और राख के लिए जगह नहीं है, लेकिन प्लांट से निकलने वाले छाई का सिलसिला जारी है। नतीजा ये है कि ऐश पॉन्ड टूटने का खतरा मंडरा रहा है। ओवरफ्लो का तो इसका क्या रिजल्ट क्या हो सकता है? ओवरफ्लो का मतलब ये है कि पानी छाई के साथ इट इज गोइंग टू स्टॉर्म वाटर, इट इज गोइंग टू कूलिंग पॉन्ड। मतलब उन जगहों की, नदियों की और कूलिंग पॉन्ड की जो डेप्थ है, वो डेप्थ अभी आस्ते आस्ते ऊपर आ रही, कम होने लगी। और एम्बैंकमेंट जो है, जिसके अंदर हम ऐश डालते हैं, वो एम्बैंकमेंट टूटने या इरोड होने की संभावना या डर रहती है। समस्या जान की तो है ही, पर सवाल ये भी है कि अगर यहां से चले गए तो नया आशियाना कहां हो? कोई व्यवस्था हो तो घर खाली भी करें। आश्वासन के सहारे सड़क पर निकले तो सड़क पर रह जाने की संभावना है। यही वजह है कि ऐश पॉन्ड के आसपास रहने वाले 19 गांव के लोग जमीन खाली करने को तैयार तो हैं, बशर्ते उनके रोजगार की व्यवस्था हो। वर्षों से चली आ रही बातचीत के बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकला। अब गांव वाले कह रहे हैं कि जमीन छोड़कर गए तो खाएंगे क्या, इसलिए आश्वासन से ऊब चुके लोग अब आंदोलन की बात कह रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में अमर अनशन करने का निर्णय लिया गया है, और उसमें भी अगर नहीं सुनवाई होगा तो हम लोग संसद भवन के सामने आत्मदाह भी करने का प्रयास करेंगे। यही सब हम लोग निर्णय लिए हैं। कई बार त्रिपक्षीय वार्ता भी हुई, और उस वार्ता में अभी तक यहाँ के विस्थापितों को जो मिलना चाहिए मांग
वो मांग अभी तक नहीं मिल पाया है। तो हम लोगों का कहना है कि ये 2 तारीख को जो वार्ता होनी है, उस वार्ता में अगर यहाँ के विस्थापितों के साथ अगर न्याय नहीं होता है तो हम सारे विस्थापित जंतर मंतर में आमरण अनशन पर हम लोग वहाँ पर उतरेंगे। और अगर उस आमरण अनशन के बाद भी हमारे यहाँ के विस्थापितों के साथ में ये केंद्र सरकार द्वारा अगर यदि फैसला नहीं करते हैं, न्याय नहीं करते हैं, तो हम लोग वहीं पर संसद भवन में आत्मदाह करने का भी हम लोगों ने फैसला किया है। लोगों पर आई इस आफत को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि लोगों को बचा सके। सवाल 19 गांव के लोगों का है, इसलिए बीच का रास्ता निकालने का प्रयास जारी है। लेकिन आरोप बोकारो स्टील प्लांट पर मनमानी का है। हालांकि एक बार फिर ये पहल की जा रही है कि बात से बात बन सके। चिंता का विषय है ये, और ये ऐश पॉन्ड का लगभग 2 महीने से ये आंदोलन चल रहा था और इसमें उपायुक्त महोदय के स्तर से विशेष रूप से पहल की गई और उसमें कुछ जो उन पर मांगे हैं नियोजन के लिए, उसके लिए हम लोग और क्या ऑप्शन हो सकता है इसका तलाश कर रहे हैं। 20,000 लोग दोहरे समस्या से घिरे हैं। अगर घर छोड़कर गए तो आगे का रास्ता क्या होगा? अगर नहीं गए तो ऐश पॉन्ड की वजह से कभी भी मौत की चपेट में आ सकते हैं। इन सब के बीच प्रशासन की पहल से उम्मीद जगी है, पर सवाल ये भी है कि क्या कोई ऐसी पहल होगी जिससे जान भी बचेगी और जीने का रास्ता भी मिलेगा। मृत्युंजय मिश्रा, जी मीडिया, बोकारो। बोकारो के लिए समस्या बड़ी है। 1-2 लोगों का सवाल नहीं है, बल्कि 20,000 लोगों की जान का सवाल है। इसलिए पहला सवाल तो यही है, और पहला सवाल यही हो रहा है कि हो क्या रहा है चारों तरफ। आइए बताते हैं आपको कि तस्वीर क्या है। बोकारो स्टील प्लांट के चारों ओर जो गांव बसे हैं वो समस्या की चपेट में हैं। इन गांवों की संख्या है 19। हो ये रहा है कि ये जो 19 गांव हैं, इनके चारों ओर राख का पहाड़ खड़ा हो चुका है। और अहम बात यह है कि पिछले 40 सालों से इसे खाली नहीं कराया गया। जितने भी ऐश पॉन्ड हैं वो भर चुके हैं, अब और जगह नहीं है इनको रखने की। इसलिए आशंका ये जताई जा रही कि अगर ये पहाड़ टूटा तो समझिए कई गांव जमींदोज हो जाएंगे। और ऐसा पहले हुआ भी है। आपको बताना चाहेंगे कि उड़ीसा में ऐसी स्थिति आई थी और तब जब दुर्घटना हुई तो पता चला कि 6 गांव जमींदोज हो गए। और यही खतरा देखिए बोकारो में बना हुआ है। अब सवाल है कि जब जान का खतरा बना है तो लोग क्यों वहां बने रहना चाहते हैं, ये आप सोच रहे होंगे। लोगों को तो खाली कर देना चाहिए। आइए बताते हैं कि लोग क्यों जगह खाली नहीं करना चाहते। देखिए, लोग कह रहे हैं कि जमीन खाली कर देंगे तो जाएंगे कहां? जमीन खाली करने की स्थिति में क्या उनके पास रोजगार रहेगा? क्योंकि आप भी समझते हैं कि पूरा का पूरा गांव अगर दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहे तो उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। तो क्या यहाँ कोई प्रॉपर प्लानिंग है? यहाँ अभी तक ऐसा कुछ दिखता नहीं है। और मान लीजिए कोई प्लानिंग होगी तो भी गांव के लोगों का भरोसा जीतने के लिए ये काफी नहीं है। तो सवाल है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, समाधान क्या होगा, और गांव के लोगों के उग्र होने की वजह क्या है। आपको बता दें कि गांव वाले अब कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, आत्मदाह तक करने की बात कह रहे हैं। इसकी वजह यह है कि विस्थापितों का इतिहास उठाकर अगर देखें तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, ये इतिहास कहता है। ऐसे में भरोसा सरकार या सिस्टम पर कैसे हो? अब सवाल है कि क्या वाकई सिस्टम इस कदर असंवेदनशील हो चुका है कि गरीब लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। 19 गांव चपेट में है और फिक्र किसी को नहीं है। और क्या पहल करने से कोई रास्ता नहीं निकल सकता था या रास्ता नहीं निकल सकता है? आइए इस बारे में भी आपको बताते हैं। लोग प्रभावित हो सकते हैं या हो रहे हैं, इसका अंदाजा उन्हें भी है। और यही वजह है कि बातचीत के जरिए समाधान ढूंढने की कोशिश भी हुई, पर नतीजा नहीं निकला। गांव वाले आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से सिर्फ दिखावा होता है, उन्हें ठगने की कोशिश हो रही है। यहां एक और बात बताना जरूरी है कि जो भी लोग इस ऐश पॉन्ड के आसपास रहते हैं वो बेहद गरीब हैं, खेती पर निर्भर हैं। अब गांव वाले कह रहे हैं कि खेती की जमीन अगर हम आपको दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, और अगर नहीं दिया तो जान का खतरा है। इसलिए जब भी बातचीत को जरिया माना गया तो दोनों पक्षों ने पहल का स्वागत किया, पर नतीजा हितों की टकराव की वजह से कुछ निकलकर सामने नहीं आया। अब लोग कह रहे हैं कि अगर हालात यही रहे तो आगे दिल्ली का दरवाजा भी खटखटाएंगे और जंतर मंतर पर धरना भी देंगे। सवाल है कि क्या प्रशासन की भी कोई इसमें भूमिका होगी? कुछ तो वो भी करेंगे अपनी तरफ से ताकि लोगों की जान बचा सके, क्योंकि मामला 20,000 लोगों का है। 19 गांव के लोगों पर जो खतरा मंडरा रहा है उसे लेकर प्रशासन के सामने चुनौती है।
अगर कोई हादसा हुआ मान लीजिए तो सवाल उस पर भी उठेंगे, क्योंकि ये भूकंप की तरह ऐसी त्रासदी नहीं है जिसकी जानकारी पहले से नहीं है। और ये सारी जानकारी रहते हुए भी लोगों के साथ कुछ नहीं करना, या लोगों के साथ अगर कुछ भगवान न करे हो जाता है तो जवाब कौन देगा। और ये भी बात कही जा रही है कि बातचीत के लिए एक बार फिर दोनों पक्षों को तैयार किया जा रहा है। 2 मई को मीटिंग की तारीख रखी गई, लेकिन इसमें भी पेच है। लोग कह रहे हैं कि बोकारो स्टील प्रबंधन अपनी जिद छोड़े, और प्रबंधन की तरफ से ऐसे कोई संकेत मिल नहीं रहे कि वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हों। तो सवाल है कि इतने दिनों से क्या हो रहा था। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि अचानक 20,000 लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं है। विस्थापितों के हालात की जानकारी भी लेना जरूरी है, क्योंकि समस्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है बोकारो में। आपको बताना चाहेंगे कि 8 सितंबर 2014 को ऐश पॉन्ड के जाम होने से पानी प्लांट के अंदर जाने लगा। इससे पाइपलाइन जाम हो गया तो पूरे बोकारो के साथ साथ आसपास के इलाकों में प्लांट में बिजली की भारी किल्लत देखने को मिली। ये चारों तरफ खबर आई। विस्थापितों ने ऐश पॉन्ड को जाम कर दिया, इसको एक पूरा आंदोलन बना दिया उन्होंने। ये इसलिए खतरनाक था क्योंकि ऐश के पाइपलाइन जाम होता है, ऐश से पाइपलाइन जाम होता है और दूसरे कूलिंग पॉन्ड में ऐश की परत जमती चली जाती है। तो सवाल फिर उठे कि ये इतनी बड़ी समस्या का मजाक क्यों बन रहा है और इसका निदान क्यों नहीं हो रहा है, और दोनों पक्ष सिर्फ नुकसान पर क्यों तले हुए हैं, और इन सब के बीच मासूम की जिंदगी का क्या होगा। उस समय भी कहा गया कि समाधान होगा, पर हुआ कुछ नहीं। बोकारो की बड़ी समस्या विस्थापितों को लेकर, उनको इग्नोर करने का आरोप राज्य सरकार से लेकर बीएसएल प्रबंध पर लगते रहे। धरना प्रदर्शन करने के बाद सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है। कहा गया पुनर्वास, नई दर पर मुआवजा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, इन सारी चीजों के लिए देखिए आप वर्षों से लोग संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन प्रबंधन और डीपीएलआर ने आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिया। ऐश पॉन्ड से गिरने वाले डस्ट की वजह से लोग जो इस इलाके के आसपास रहते हैं वो तरह तरह की गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, सामना कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में ऐश पॉन्ड से उड़ने वाले डस्ट की वजह से घर में रहना लोगों का मुश्किल हो जाता है, फिर भी रह रहे हैं, मजबूरी है, कहां जाएंगे। बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों के लिए तृतीय एवं चतुर्थ पद की बहाली को लेकर आरोप तत्कालीन इस्पात मंत्री रामविलास पासवान साहब पर भी लगे। उन्होंने तृतीय चतुर्थ वर्गीय पद का नाम बदल दिया और इसे बदलकर बैकलॉग और प्लांट अटेंडेंट रखा। आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दी गई, लेकिन क्या लोगों को सुविधा मिला? जवाब है नहीं। इसलिए आज भी लोग मौत के साए में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। आइए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि लोगों ने कब कब अपनी मांग रखी है, और पिछले 1 साल के हालात हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए 3 जनवरी 2014 विस्थापित युवा क्रांति दल ने डीसी कार्यालय के पास धरना दिया। ये पिछले 1 साल की स्थिति बताते हैं हम। 23 जनवरी को भी नियोजन की मांग को लेकर विस्थापितों ने स्लैग डैम जाम कर दिया। उसके बाद देखिए 26 जनवरी 3 दिन बाद ही नियोजन को लेकर टू टैंक गार्डन तालाब पर जल सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके बाद 2 जून 2014 विस्थापित ऐश पॉन्ड प्रभावित ऐश पॉन्ड को जाम करते हुए नजर आए, यानी एक बार फिर समस्या लोगों के लिए खड़ी हो गई। 2 जून 2014 को देखिए प्रबंध के विरोध में विस्थापित ऐश पॉन्ड प्रभावित मोर्चा ने एक मशाल जुलूस निकाला कि अब तो कुछ हो, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसी महीने 26 जून को देखिए विस्थापितों ने ईडी सीतांशु प्रसाद के आवास के पास धरना दिया, लेकिन नतीजा वहां भी नहीं निकला। 30 जून 2014 को देखिए विस्थापितों ने नहर काटो आंदोलन किया। आश्वासन के बाद आंदोलन जरूर समाप्त हुआ, लेकिन मांगे उसके बाद भी पूरी नहीं हो गई। 17 जुलाई को देखिए नियोजन को लेकर विस्थापित ऐश पॉन्ड प्रभावित मोर्चा ने डीसी कार्यालय पर भी धरना दिया। डीसी साहब से भी मिले, लेकिन 15 अगस्त को फिर नौबत आ गई। प्रशासनिक भवन के पास टू टैंक गार्डन तालाब पर फिर से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हो गई। 29 अगस्त उसी महीने विस्थापित संयुक्त परिवार ने नौकरी ज्वाइन करने आए युवकों के साथ मारपीट भी की। उसके बाद लाठीचार्ज में लोग भी घायल हुए। 30 अगस्त को देखिए विस्थापित संयुक्त परिवार ने प्रबंध के विरोध में एक मोटरसाइकिल जुलूस निकाला लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन प्रशासन जागरूक नहीं हुआ। 1 सितंबर 2014 देखिए नियोजन की मांग को लेकर विस्थापितों ने प्लांट का गेट जाम कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मांगे नहीं मानी गई। सितंबर में ही देखिए ऐश पॉन्ड से प्रभावित विस्थापितों ने नियोजन की मांग को लेकर ऐश पॉन्ड को फिर से जाम कर दिया। विस्थापित ऐश पॉन्ड प्रभावित मोर्चा ने ऐश पॉन्ड को जाम किया, आश्वासन के बाद जाम हटा। ये पूरे साल भर का सिलसिला आप देखिए, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक। दिसंबर आते आते भी हालात देखिए, विस्थापित युवकों ने बीएसएल डीजीएम मृत्युंजय कुमार बुंदेला के साथ मारपीट भी की। इसको लेकर चारों तरफ इस बात की भर्त्सना भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप 1 साल के हालात देखेंगे तो 1 साल के हालात यही कहते हैं कि मांगे लगातार जारी हैं, नतीजा कुछ नहीं निकला। ये मांगे बहुत पहले से है, पिछले 1 साल की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। इसलिए आज जब लोगों के बीच ये बात कही जाती है कि आप उस जगह को खाली कीजिए, तो लोग कहते हैं आप जाएंगे कहां।
आज स्थिति यह है कि विस्थापित नियोजन और दूसरी मांगों को लेकर कुछ भी करने को तैयार है और इसका हालिया उदाहरण है बीएसएल के डीजीएम एम.के. बुंदेला पर उनके ही घर में हमला। इसके बाद भी देखिए विस्थापितों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और अब लोगों के ऊपर जान का खतरा बना हुआ है। उम्मीद है कि इस बार समाधान होगा और कम से कम ये जो लोग हैं इनके लिए कुछ सोल्यूशन हो, वरना तबाही पर चर्चा चारों तरफ होती है, लेकिन जानबूझकर जहां तबाही आने की उम्मीद है, क्या वहां कुछ पहल होगी? इंतजार होगा। एक बहुत ही छोटा सा विराम, हाजिर होते हैं। तबाही पर राजनीति कैसे होती है, तस्वीर दिखाएंगे। राजनीति हर जगह अपनी संभावना तलाश ही लेती है। अब देखिए बिहार में भूकंप पीड़ितों के मामले में भी बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। आरोप क्या है, बयान सुनिए। जी ने कोई तारीफ नहीं, उन्हें कुल मिलाकर के कि अच्छा मैंने काम हो रहा है, तो वहाँ जो रिपोर्ट रखी गई तो मुझे भी लगा कि अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मैं तो उसके बाद 1.5 दिन रुक गया पूर्णिया और मधेपुरा में। जब ज़मीन पर गए डगरवा और बाकी में, तब ज़मीनी हकीकत की जानकारी मिली। भाई यही स्पेशल डीएम मनीष कुमार को 4 दिन पहले क्यों नहीं भेजा गया? ये पिछले बार कोसी की बाढ़ आई थी तो नीतीश जी मॉरिशस से लौटे और 24 घंटा भी नहीं लगा कि 6 जिलों में स्पेशल डीएम गए थे और इतनी भयावह स्थिति थी पूर्णिया की, तो क्यों छोड़ दिया जिला प्रशासन जिसमें क्यों 4 दिन लगा? आज फिर प्रत्यय अमृत, फिर आज उनको सेक्रेटरी के नाते जो है, तो कहने का मतलब है कि जो सारा काम है उस काम के अंदर अगर कोताही होगी तो लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है और ये लॉ एंड ऑर्डर का कारण बन सकता है। और जो मधेपुरा और पूर्णिया, इन 2 जगहों पर मुझे दिखाई पड़ा। सुना आपने, सुशील मोदी साहब कह रहे हैं कि जो वो देख पा रहे हैं उसके मुताबिक बिहार सरकार ने गृह मंत्री को एक तरीके से गलत रिपोर्ट दी। बहुत सीधा सवाल है कि राज्य सरकार केंद्र को गलत रिपोर्ट क्यों दे। सवाल यह भी है कि कोई भी राज्य जिस पर आपदा की मार पड़ी हो वो केंद्र को भ्रम में क्यों रखना चाहेगी, वो भी तब जब लोगों की समस्या या लोगों की समस्या को आगे रखकर केंद्र सरकार से मदद भी मांगी जा सकती है। और मान लीजिए कि बिहार में जिस दल की सरकार है वो राजनीति भी करना चाहेगी इस मुद्दे पर, तो फायदा तो इस बात में है कि सरकार को सही स्थिति बताए ताकि केंद्र सरकार मदद ना दे तो बिहार के लोगों को बता सके कि भैया देखिए हम मदद मांग रहे हैं, केंद्र सरकार मदद नहीं दे रही है। ऐसे में क्या सुशील मोदी साहब का बयान महज राजनीति है, और अगर है तो कितना दुखद है। इससे पहले कि इस पर चर्चा करें, आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी और उसके सहयोगियों ने त्रासदी वाले मामले में क्या कहा। इसे समझना बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे पहले देखिए रामविलास पासवान साहब। रामविलास पासवान ने कहा कि भूकंप त्रासदी में राजनीतिक दल के लोग आरोप प्रत्यारोप छोड़कर मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इस दुख की बेला में केंद्र और राज्य सरकार सामंजस्य स्थापित कर काम कर रही है। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नेपाल की सीमा पर राहत शिविर स्थापित करने और लोगों को सुरक्षित निकालने की खातिर बसें चलाने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की सरकारों का आभार प्रकट करता हूं। ये नेपाल वाले मामले में, और बिहार वाले मामले में उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार की पहल से वो संतुष्ट हैं। तो सवाल यह है कि क्या 2 दिनों में या 3 दिनों में बिहार सरकार इतनी उदासीन हो गई जिससे राज्य के लोगों का दर्द नहीं दिखता? और अगर लोगों का दर्द बिहार सरकार को नहीं दिखा तो माननीय गृह मंत्री जी ने बिहार में क्या देखा? दरअसल सुशील मोदी पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं। गृह मंत्री के दौरे के पहले भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, जो एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि बिहार की राजनीति ऐसे मुद्दों पर भटकेगी नहीं, हालांकि राजनीति की गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो आज डीएनए में इतना ही। डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।